लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का स्टार्ट किया था, उसी के आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसमें एक आता है शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब यह होता है कि कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है। अगर हम किसी कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, और अगर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो एनर्जी भी नहीं रहेगी। तो ऐसे कैपेसिटर जिनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है वो सर्किट से रिमूव किए जा सकते हैं। अब शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर की ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट। अगर इसको Q और माइनस Q का चार्ज दिया गया है तो पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। और वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस बनाती है। और पोटेंशियल के डिफरेंस अगर V है, कैपेसिटेंस C है, तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है। अब अगर मैंने इसकी लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट को आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है जिससे मैंने लेफ्ट और राइट प्लेट को जोड़ दिया, तो ऐसा जोड़ने से क्या होगा? क्योंकि कभी भी जो चार्ज होता है वो अगर उसको कोई रास्ता मिलता है ट्रैवल करने का तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगा। तो क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे था और ये लो पोटेंशियल पे था, हवा में ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो पहले स्टार्टिंग में कोई ट्रैवल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने वायर से जोड़ दिया, ये Q का चार्ज जो इसके पास है, ये Q का चार्ज यहाँ से निकलता है और लो पोटेंशियल वाली प्लेट में चला जाता है। और जब वो लो पोटेंशियल वाली प्लेट में चला जाता है तो Q का चार्ज अगर यहाँ से निकल गया तो इसके पास जीरो चार्ज बचेगा, और ये Q इस माइनस Q से मिल जाएगा तो फाइनली इसके पास भी चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब कैपेसिटर की लेफ्ट और राइट प्लेट को आपस में जोड़ रहे हैं तो उस कैपेसिटर के पास फाइनली चार्जेस जीरो हो जाते हैं, और जब फाइनली चार्जेस जीरो हो जाते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी जीरो हो जाता है। अब ये कैपेसिटर सर्किट में किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम है एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करके रखना। लेकिन अगर इसके पास चार्ज या एनर्जी जीरो है तो हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर को हम सर्किट से हटा सकते हैं। अब ऐसा कोई भी कैपेसिटर जिसकी लेफ्ट और राइट प्लेट जुड़ी होगी उसको हम सर्किट से हटा देंगे, और इसी को हम शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम है, ठीक है। अगर मैंने इसको इस पॉइंट से जोड़ दिया तो आप ये कह सकते थे कि ये दोनों पहले सीरीज में थे, और सीरीज में अगर थे और अगर मैंने इन दोनों के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाया होता तो वो सिंगल कैपेसिटर में लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ गया है, तो ये दोनों कैपेसिटर सर्किट से हटाए जा सकते हैं और हम मान के चलेंगे कि इनका सर्किट में कोई भी यूज अब फाइनली नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए सर्किट कुछ इस तरीके की है जिसमें तीन कैपेसिटर्स और ये तीनों कैपेसिटर मान लेते हैं कि तीनों C के ही बराबर है, ठीक है, या मान लो C1, C2 और C3 के बराबर। फिर मैंने यहां से एक वायर लिया कंडक्टिंग और उसको इधर से जोड़ दिया, और इधर से वायर लिया कंडक्टिंग और उसको इधर से जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया कि फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये हमें पता लगाना है। तो आप अगर शॉर्ट सर्किटिंग जैसे हमने पढ़ा है तो अगर हम चेक करें कि सर्किट में कोई कैपेसिटर हटाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको देखना है इसकी लेफ्ट प्लेट। इसकी लेफ्ट प्लेट से एक वायर गया है और ये वायर जाके इधर पहुंच गया और ये इस कैपेसिटर से जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट तब होता है जब इसकी लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट आपस में जुड़ी होती है, लेकिन इसकी लेफ्ट प्लेट से जो वायर गया है ये यहाँ पे चला गया और ये इसकी राइट प्लेट से नहीं जुड़ पाया। कहने का मतलब अगर ये वायर डायरेक्टली जाकर यहाँ जुड़ जाता, ये वायर जाता और यहाँ पे जुड़ जाता तो ये कैपेसिटर हटाया जा सकता था, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को हम देखते हैं तो लेफ्ट प्लेट जाकर किससे कनेक्टेड है? पॉइंट बी से, और जो राइट प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है? पॉइंट ए से। तो इस कैपेसिटर की एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है और एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। सिमिलरली इसकी लेफ्ट प्लेट से जो वायर गया है वो ए से कनेक्टेड है और इसके राइट प्लेट से जो वायर गया है वो बी से कनेक्टेड है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो
तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है या नहीं है, ऐसा होने के लिए उसकी दोनों प्लेट को आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा होना चाहिए। अगर वो कंडक्टिंग वायर उसकी लेफ्ट और राइट को नहीं जोड़ रहा है तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। अब अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और हमसे कहा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आपको जो भी जंक्शंस दिख रहे हैं, मान लो ये एक जंक्शन है जिसको मैंने नाम दिया पॉइंट डी का, ये एक जंक्शन है जिसको मैंने पॉइंट नाम दिया पॉइंट ई का, ये तो चलो बी से ही जुड़ा हुआ है, ये ए से ही जुड़ा है, तो उसको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं। फिर अगर आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आप एक जगह ए लिख देंगे, एक जगह बी लिख देंगे, ठीक है। अब अगर ए से हम स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए से एक कंडक्टिंग वायर है जो जाकर ई से जुड़ा है। ए और ई के बीच में इस रास्ते में ना तो कोई बैटरी आई है ना ही कोई कैपेसिटर आया है। इसका मतलब ए और ई जो हैं वो सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं, या एक ही पॉइंट है, आप ऐसा भी कह सकते हो। पोटेंशियल का डिफरेंस तब आता है जब बीच में कोई कैपेसिटर आ जाता है या बैटरी आ जाती है। लेकिन अगर कोई भी दो पॉइंट एक वायर से एक दूसरे से जुड़े हैं तो आप उनको सेम पॉइंट मान सकते हो। उसी तरीके से अगर बी को देखते हो तो बी जाकर इस डी से जुड़ा है, तो बी और डी को भी हम सेम पॉइंट मान सकते हैं। तो ए और ई सेम पॉइंट है और बी और डी भी सेम पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ए और ई सेम पॉइंट है और बी और डी सेम पॉइंट है, तो अब इस सर्किट में तीन कैपेसिटर्स हैं, उनको हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं। जैसे पहला कैपेसिटर C1 है। C1 के कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट किससे जुड़ी है? ए से जुड़ी है। तो मैंने यहां से एक वायर निकाला और एक प्लेट जोड़ दी। ए से लेफ्ट प्लेट जुड़ी हुई है, तो ए और ई सेम पॉइंट है, तो ए से मैंने इसकी C1 की लेफ्ट प्लेट जोड़ दी। और जो राइट प्लेट है क्या वो डी से जुड़ी है? और डी यही है, तो हम एक और प्लेट बनाएंगे राइट वाली और उसको ले जाकर हम पॉइंट डी से जोड़ देंगे। तो ये C1 का कैपेसिटर हो गया जिसकी लेफ्ट प्लेट ए से जुड़ी थी और राइट प्लेट डी से जुड़ी थी। C2 के कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट किससे जुड़ी है? डी से जुड़ी है। तो हमने एक और प्लेट बनाई और एक प्लेट को ले जाकर हमने पॉइंट डी से जोड़ दिया। एक प्लेट पॉइंट डी से जुड़ी है, दूसरी प्लेट पॉइंट ई से जुड़ी है, तो दूसरी प्लेट बनाई और ये पॉइंट ई इधर है, इससे दूसरी प्लेट जुड़ गई, ये C2 का कैपेसिटर हो गया। उसके बाद C3 का कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट पॉइंट ई से जुड़ी है, तो हमने एक प्लेट पॉइंट ई से जोड़ दी, और जो दूसरी प्लेट है वो पॉइंट बी से जुड़ी है, तो दूसरी प्लेट बनाई और इसको हमने पॉइंट बी से जोड़ दिया, इस C3 का कैपेसिटर। अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है, और इसके अक्रॉस तीनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल में अगर जुड़े हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों को जोड़ के आ जाएगा। ये C1 प्लस C2 प्लस C3 इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कहा जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करते हैं इसी के ऊपर जहां पर भी हमको कंडक्टिंग वायर्स दिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कैपेसिटर हमने बनाया, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है और ये चौथा कैपेसिटर, ठीक है। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। तो अगर हमसे सिर्फ इस सर्किट का कैपेसिटेंस पूछा जाता तो हम कह सकते थे कि ये तीनों तो सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी चार्ज इसमें जाता वही इसमें जाता, वही इसमें जाता, तो ये तीनों सीरीज में हो जाते, और इन तीनों के बदले जो आता वो इसके संग पैरेलल हो जाता। तो एक बार सीरीज का यूज करते और इन तीनों का सीरीज के संग पैरेलल होता तो रिजल्ट निकाल सकते थे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक वायर लिया और इसको इससे जोड़ दिया, और यहाँ दूसरा वायर लिया जो इसके बिना कांटेक्ट में आए इससे जुड़ गया, और ये चारों कैपेसिटर मान लेते हैं C के हैं, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही तरीका अपनाना है कि जहां पर भी आपको ऐसे वायर्स दिखते हैं जो दो पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, वहां पे जो भी जंक्शंस दिख रहे हैं, जैसे ये एक जंक्शन, इसको मैंने D का नाम दे दिया, ये एक जंक्शन इसको मैंने E का नाम दे दिया, तो ये दो जंक्शंस के नाम हमने दे दिए, और चार कैपेसिटर हमको सर्किट में दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हम एक एक करके कैपेसिटर को सर्किट में बनाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पे बना दिया पॉइंट ए और इधर हमने बना दिया पॉइंट बी। अब ए जो है ये इस पॉइंट से डायरेक्टली वायर से जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ए और ई जो है वो सिमिलर पॉइंट्स हैं, तो ए और ई को मैंने सेम पॉइंट का नाम दे दिया। उसी तरीके से जो ये पॉइंट बी है ये इस पॉइंट से एक वायर से जुड़ा हुआ है, तो बी और डी को भी आप सेम पॉइंट कह सकते हो।
अब एक एक करके कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला कैपेसिटर जो है 1, इसकी एक प्लेट पॉइंट ए से जुड़ी है, एक प्लेट पॉइंट डी से जुड़ी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक प्लेट पॉइंट ए से जुड़ी है और दूसरी प्लेट पॉइंट डी, डी यहाँ पर है, डी से हमने जोड़ दिया। ये पहला वाला कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर नंबर 1। ठीक है, फिर आता है कैपेसिटर नंबर 2। कैपेसिटर नंबर 2 की एक प्लेट डी से जुड़ी है, डी कहाँ है, यहाँ है, तो एक प्लेट हमने डी से जोड़ दी। और जो दूसरी प्लेट है इस कैपेसिटर की, एक प्लेट डी से जुड़ी थी, दूसरी प्लेट ई से जुड़ी थी, ई यहाँ पर है, तो दूसरी प्लेट को हमने ई से जोड़ दिया। ये कैपेसिटर नंबर 2 हो गया। फिर कैपेसिटर नंबर 3 को देखते हैं। उसकी एक प्लेट पॉइंट ई से जुड़ी है, तो एक प्लेट हमने पॉइंट ई से जोड़ दी। और एक प्लेट जो है वो बी से जुड़ी है, बी यहाँ पर है, एक प्लेट हमने बी से जोड़ दी, और ये हो गया कैपेसिटर नंबर 3। फोर्थ कैपेसिटर पे आते हैं। फोर्थ कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट ए से जुड़ी है और दूसरी प्लेट पॉइंट बी से जुड़ी है। ए यहाँ पर है, ए बना दिया, और बी यहाँ पर है, दूसरी प्लेट बना दी और जोड़ दिया। ये कैपेसिटर नंबर 4 हो गया। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किट बनी है इसमें चारों के चारों पैरेलल में दिख रहे होंगे, और चारों अगर पैरेलल में दिख रहे हैं और चारों ही सी के बराबर हैं, तो नेट कैपेसिटेंस 4C के बराबर कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे हमको वायर, कंडक्टिंग वायर मिलते हैं, तो हमें उन कंडक्टिंग वायर को जिन दो पॉइंट से जुड़े हैं उनको सेम मान लेना है, जिन दो पॉइंट से जुड़े हैं उनको सेम मान लेना है, और सर्किट को रीड्रॉ करना है। जो सर्किट में अभी सीरीज पैरेलल नहीं पता चल रहा है, सर्किट सिंपलीफाई करके हम सीरीज पैरेलल पता लगा सकते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, ये तरीका है जिससे कि हम नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया पार्ट कि जब कंडक्टिंग वायर्स आ जाते हैं सर्किट में। ठीक है, उसके अलावा और क्या कैपेसिटर में आता है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कैपेसिटर का पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल केस होता है, हम उसको पढ़ेंगे, और आगे हम लोग सिमेट्री ऑफ द सर्किट जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल काइंड की सर्किट होती है, और ये सर्किट इलेक्ट्रिक करंट में भी आती है रेजिस्टेंस के साथ, और कैपेसिटर में भी आती है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एक सर्किट है जिसमें इस तरीके से 4 कैपेसिटर जुड़े हैं और 5वां कैपेसिटर बीच से आकर इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं, मान लो पॉइंट ए, और इसको हम कह देते हैं पॉइंट बी। ये 5 कैपेसिटर में ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये C5। ठीक है, हम एक स्पेशल, व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल केस है जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये सर्किट से हट जाए। अगर देखो अभी कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसमें कोई चार्ज जाता तो ये चार्ज 2 हिस्सों में बढ़ जाता। सीरीज में होने के लिए जितना चार्ज एक में जाएगा उतना ही चार्ज दूसरे में भी जाना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो भी चार्ज जाएगा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो कहीं कोई सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट ए से जुड़ी है, इसकी भी लेफ्ट ए से जुड़ी है, इसकी राइट वाली जो है ये किसी एक्स वाले पॉइंट से जुड़ी है, इसकी राइट वाली जो है वो किसी वाई पॉइंट से जुड़ी है, तो ये दोनों पैरेलल में है, ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये नहीं होता, ये सिर्फ एक वायर होता, तो एक्स और वाई सेम पॉइंट हो जाते, इन दोनों की राइट प्लेट भी आपस में जुड़ जाती, लेफ्ट प्लेट भी जुड़ जाती, तो पैरेलल कह सकते थे। लेकिन फिलहाल इस सर्किट में कोई सीरीज और पैरेलल नहीं है, और अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो फिर इस सर्किट में एक स्पेशल केस हम कंसीडर करते हैं, वो ये है कि ऐसी क्या कंडीशन आ जाए जिससे कि ये वाला कैपेसिटर सर्किट से हट जाए। और एक बार आपने ये कैपेसिटर सर्किट से हटा दिया तो ये सर्किट में आप देख पाएंगे, अगर ये हट जाएगा तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर ऊपर नीचे पैरेलल में हो जाएंगे, सर्किट सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हम बीच वाले कैपेसिटर को हटा पाए, ये कंडीशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब कोई भी कैपेसिटर तब तक यूजफुल होता है जब तक उसके अंदर चार्ज होता है, लेकिन अगर कैपेसिटर में कोई चार्ज होगा ही नहीं तो वो सर्किट में किसी काम का नहीं होगा और वो कैपेसिटर हटाया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कैपेसिटर के पास जीरो चार्ज है। अब जीरो चार्ज कैसे आएगा? मान लो कि सर्किट में Q का चार्ज एंटर किया, Q में से Q1 इधर चला गया और Q2 इधर चला गया। ठीक है, आप Q1 एंड Q माइनस Q1 भी ले सकते थे, मैंने Q1 Q2 ले लिया। अगर Q1 का चार्ज यहाँ जाएगा तो इसके पास Q1 और माइनस Q1 आ जाएगा, फिर एक Q1 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये Q2 जब जाएगा तो इसको Q2 और माइनस Q2 मिल जाएगा और फिर ये Q2 आगे बढ़ जाएगा।
हम चाहते हैं कि इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज ना जाए, तो जितना भी Q1 गया था ये बिना किसी डिवाइड हुए ये सारा का सारा Q1 आगे चला गया, ठीक है। और Q1 आगे चला गया तो ये Q1 और माइनस Q1 हो गए, Q1 आगे बढ़ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं जाएगा तभी इस कैपेसिटर को चार्ज नहीं मिलेगा, तो जो भी Q2 गया था ये Q2 यहाँ चला गया, ये Q2 और माइनस Q2 हो जाएगा, फिर ये Q2 आगे बढ़ जाएगा, Q1 Q2 दोनों मिल जाएंगे और ये Q का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कैपेसिटर को कोई भी चार्ज नहीं मिला है जो हमने सर्किट बनाई है, और ऐसा कब होगा ये हम पता लगाते हैं। अगर इस कैपेसिटर को कोई भी चार्ज नहीं मिला है तो Q इज इक्वल टू CV होता है, आपको पता है। अगर कैपेसिटर के पास चार्ज जीरो है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी जीरो होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होने का मतलब x और y के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, और आप ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ x है और जो पोटेंशियल ऑफ y है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर x और y के डिफरेंस, x और y सेम पोटेंशियल पर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि VA माइनस VX निकालो और VB माइनस VA माइनस VY निकालो, ये दोनों सेम होगा। मतलब A और X का डिफरेंस और A और Y का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि X और Y में आपस में कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो A से X का डिफरेंस लेंगे और A से Y का डिफरेंस लेंगे, सेम आएगा। जब भी हम किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस लिखते हैं, किरचॉफ्स लॉ में हमने सीखा था, तो हम जो कैपेसिटर में हम लिख रहे हैं VA माइनस VX, तो हम A से X की तरफ जाते हैं, जो भी पहले प्लेट आती है उसका चार्ज देखते हैं जो Q1 है और कैपेसिटेंस C1 है, तो VA माइनस VX को लिख सकते हैं Q1 बाई C1, ठीक है। उसी तरीके से VA माइनस VY जब लिखना है तो A से Y की तरफ जाना है, जो पहले प्लेट आएगी वो Q2 की आएगी जिसमें चार्ज C2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं Q2 बाई C2, या हम यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट करके कह सकते हैं कि Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू है ये C1 बाई C2 के बराबर, ठीक। उसी तरीके से अगर x और y सेम पोटेंशियल पर हैं तो x से जो b का डिफरेंस आएगा या y से जो b का डिफरेंस आएगा वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के पोटेंशियल आपस में बराबर हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि Vx माइनस Vb, x और b का डिफरेंस, और यहाँ से Vy माइनस Vb, y और b का डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस आपस में सेम होने चाहिए। अब अगर हम Vx माइनस Vb लिख रहे हैं तो x स्टार्ट करके b की तरफ जा रहे हैं, और x स्टार्ट करके b की तरफ जाते समय पहला कैपेसिटर कौन सा आया है, Q1, और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C3। तो Vx माइनस Vb को Q1 बाई C3 लिख सकते हैं, Vy माइनस Vb को लिख सकते हैं Q2 बाई C4, तो Q2 डिवाइड बाई C4, और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, Q2 को इधर ले जाएं तो ये C3 बाई C4 हो गया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ भी Q1 बाई Q2 है, यहाँ भी Q1 बाई Q2 है, दोनों को अगर आपस में इक्वल कर देते हैं तो हमको मिलता है C1 बाई C2 का जो रेशियो है ये C3 बाई C4 के रेशियो के बराबर। ये वो कंडीशन है, जो कंडीशन अगर मीट होती है तो आप ये कह सकते हो कि बीच वाले कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा और ये सर्किट से हट जाएगा, और जैसे ये सर्किट से हटेगा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और फिर आपस में पैरेलल। तो ये जो C5 वाला कैपेसिटर है ये कब हटाया जा सकता है, जब C1 और C2 का रेशियो, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। अगर एक कंडीशन मीट होती है तो हम कह सकते हैं C5 कैन बी रिमूव्ड, और एक बार C5 रिमूव हो जाएगा तो सर्किट सिंपल बन जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है व्हीटस्टोन-ब्रिज की। अब जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम होती, या प्रॉब्लम के पहले एक बात और समझ लो, ये जो सर्किट मैं बना रहा हूँ ये भी एक्चुअली व्हीटस्टोन-ब्रिज की ही सर्किट है, बट देखने में ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली जब कोई क्वेश्चन आता है आपको इस तरह की सर्किट मिलती है तो ये भी एक व्हीटस्टोन-ब्रिज की ही सर्किट है, ठीक है। अब इस व्हीटस्टोन-ब्रिज की सर्किट में क्या ध्यान रखना है कि ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ये C4 होता है, और ये C5 होता है, ये भी व्हीटस्टोन-ब्रिज है। तो अगर C1 बाई C2 का रेशियो, इसका रेशियो C3 बाई C4 के रेशियो के बराबर होगा, इफ देन C5 कैन बी रिमूव्ड, C5 को रिमूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किट होती जिसमें कि ये कैपेसिटर्स हो गए, यहाँ पर एक कैपेसिटर है,
यहाँ दूसरा कैपेसिटर है और टोटल 5 कैपेसिटर्स हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है 6, ये है 3, ये है 4, ये है 2 और ये है 5। ये कोई सर्किट है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो अगर 6 और 3 का जो रेशियो है क्या 4 और 2 के रेशियो के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि 6/3 भी 2 होता है, 4/2 भी 2 होता है। तो इस सर्किट से हम 5 वाले कैपेसिटर को सर्किट से हटा सकते हैं। और अगर मैंने 5 वाले कैपेसिटर को सर्किट से हटा दिया तो अब ये सर्किट इस तरीके की बन जाएगी। और एक बार ये सर्किट इस तरह की बन जाएगी तो आप देख सकते हैं कि 6 और 4 सीरीज में आ गए हैं, 3 और 2 भी सीरीज में आ गए हैं और ऊपर और नीचे आपस में पैरेलल में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर 6 और 4 सीरीज में है तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का आप निकाल सकते हो। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ये C1 C2 है, इनका आता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये सीरीज के लिए डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों के बदले कितना आएगा, 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24/10, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, इनका कितना आएगा 3 इंटू 2 बाई 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6/5 या 12/10, ठीक है। इतना हो गया। अब ऊपर से जो आया है ये इतना है, नीचे से जो आया है वो इतना है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर है तो C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 24/10 प्लस 12/10 इज इक्वल टू 36/10। ये सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इस तरीके का भी दिख सकता है, ठीक है, या वो इस तरीके का भी दिख सकता है। दोनों ही केस में आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम C5 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर हम लोग, और मान लीजिए प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। सॉरी यहाँ पे नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए आपको दिया है कि ये 6 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद ये मान लेते हैं ये हो जाता है 9 और ये 12 नहीं है, 6 है, ठीक है। तो ये हो जाता है 9 और ये हो जाता है 18 और फिर ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 6। मान लीजिए ऐसी कोई भी सर्किट, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये एक्चुअली 3 व्हीटस्टोन ब्रिजेस हैं जो एक के नीचे एक लगे हैं। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 का कैपेसिटेंस है, ये 4 का है, ये 5 का है, तो ये बीच वाले हैं, बीच वाले C5 होते हैं। बाकी ये C1 C2 होते हैं, ये C3 C4, ये C5। इस वाले के लिए ये C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5। अब ये C5 जो तीनों हैं वो कब हटेंगे, जब इसका रेशियो 6/3 2 होता है, 12/6 2 होता है, ये हटा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 3/9 और 6/18 ये दोनों भी सेम है, ये भी हटा सकते हैं। और 9/3 और 18/6 ये भी सेम है, तो ये बीच वाले C5 हर जगह से हट जाएंगे। और एक बार C5 हट गए तो ये दोनों सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, बाकी सब पैरेलल में है, ठीक है। तो कौन कौन से सीरीज में है, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 12 इंटू 6/12 प्लस 6, तो आ जाएगा 72/18, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, तो ये जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9। इसका कितना आ जाएगा 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 27। और इसका कितना आ जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, ये हो जाएगा 18/9। अब ये जो चार मिले हैं हमको, ये चारों पैरेलल में हैं। और अगर C इक्विवेलेंट हमको निकालने को कहा जाता तो हम लिख सकते थे 72/18 प्लस 18/9 प्लस 162/27
प्लस 18/9 के बराबर। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो ये 4 होता, ये 2 होता, ये होता 24,408 इसके में आता है। अगर कैंसिल करते तो ये 9 3 27 919 और ये 70 2 82 और ये 3 और 6, तो ये 6 हो जाता, ये 2 हो जाता, तो 4 2 6 6 12 2 14, सी इक्विवेलेंट इसका 14 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कई सारे व्हीटस्टोन एक के नीचे एक दिए हैं तब भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज का ही यूज करके बीच वाले C5 निकाल सकते हैं अगर C1/C2 का रेशियो C3/C4 के रेशियो के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ सर्किट हो गई जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और हम कुछ स्पेशल सर्किट पढ़ते हैं, और स्पेशल सर्किट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। इस बात को समझिए कि हमेशा कोई सर्किट में सीरीज और पैरेलल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी सर्किट कैसी भी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि कहीं भी हमको सीरीज पैरेलल ना मिले। और अगर सीरीज पैरेलल ना मिले तो उसके लिए मैं एक सर्किट बना के दिखाता हूं जिसमें हम सिमेट्री का भी यूज करेंगे। ठीक है, और आप हेडिंग ये दे सकते हैं कि हम डायगोनल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। अब ये डायगोनल सिमेट्री होती क्या है? यहां पे कैपेसिटर, यहां दूसरा कैपेसिटर, यहां तीसरा, यहां चौथा, और बीच में पांचवा। ये है C1, ये है C2, ये है C2, ये है C1 और ये है C3। तो आप अगर देखें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए नहीं है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए ये C1 ये C2 होता, तो ये C1 और ये C2 होता, क्योंकि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होता तभी व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, C1 C2 इधर है, यहाँ पे नीचे C1 और ऊपर C2 है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। लेकिन इसमें डायगोनली सिमेट्रिकल सर्किट कही जा सकती है क्योंकि ऊपर C1 है तो नीचे C1 है, और नीचे C2 है तो ऊपर C2 है, तो ये सर्किट डायगोनल सिमेट्रिक कैसा कही जा सकती है। अब इन पांचों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाना होता तो उसकी क्या वैल्यू होती, अगर मान लिया जाए हमसे ये पूछा जाता है। तो एक तो मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या है, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। लेकिन ऐसी कोई भी सर्किट जो व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है और सीरीज पैरेलल भी नहीं है, तो ऐसी कोई भी सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लिया जाए कि अगर मैंने इन सर्किट में एक V की बैटरी लगा दी, ठीक है, एक V की बैटरी लगा दी, और इस V की बैटरी के लगाने के बाद यहां से अगर Q का चार्ज गया होगा तो Q का चार्ज इस सर्किट के अंदर गया होगा, घूम फिर के Q का चार्ज बैटरी वापस आएगा, बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब अगर हम इन पांचों कैपेसिटर के बदले एक सिंगल कैपेसिटर लगाते, और वो सिंगल कैपेसिटर जो होता ये इन पांचों के बदले सेम काम कर रहा होता जो इन पांचों ने मिलके किया है, और उसको भी अगर हम सेम बैटरी V से जोड़ देते, जो बैटरी यहां पर है वही बैटरी यहां पर है, तो इन पांचों के बदले अगर ये सिंगल कैपेसिटर वही Q का चार्ज निकलवाता जो पांचों मिलके निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन पांचों के बदले एक सिंगल कैपेसिटर C इक्विवेलेंट का रखा जा सकता है। अब इस C इक्विवेलेंट का कैपेसिटर अगर रखा जा सकता है तो हम ये कहते हैं Q का चार्ज यहां जाता, Q माइनस Q, और Q वापस बैटरी के अंदर आ जाता। एक बैटरी है, एक कैपेसिटेंस है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, कैपेसिटेंस की वैल्यू C इक्विवेलेंट है और बैटरी V है, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, या हम ये कह सकते हैं कि Q बाई V की जो वैल्यू आएगी वो C इक्विवेलेंट के बराबर। अब हमने क्या करना है कि हमें सर्किट को सॉल्व करना है, और हमें सर्किट को सॉल्व करके जो Q का चार्ज निकला है और V का जो बैटरी है, अगर हम किसी तरीके से Q बाई V का रेशियो निकाल लेंगे तो हमें इस सर्किट का C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब उसके लिए जैसे मैंने कहा कि कैलकुलेशन लंबी होगी, तो मैं खाली एक हिंट देता हूं कि यहां से Q का चार्ज अगर गया होगा तो Q में से Q1 ऊपर चला गया होगा, और बाकी जो Q माइनस Q1 है वो नीचे आ गया होगा। तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ माइनस Q1 है, फिर ये Q1 आगे बढ़ गया, यहाँ पे आएगा Q माइनस Q1 माइनस ऑफ Q माइनस Q1, और फिर ये Q माइनस Q1 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट है, डायगोनल सिमेट्रिकल है, ये C1 है तो ये C1 है, ये C2 है तो ये C2 है। C1 C2 को यहाँ पे जो C1 C2 है इनको टोटल चार्ज Q मिला था, और जो C1 C2 है तो टोटल चार्ज Q बाहर भी निकल रहा है, कि जितना चार्ज यहाँ पे आके दोनों को मिल गया वही दोनों से Q का चार्ज निकलना है,
तो यहां से कुछ चार्ज निकल के आ रहा होगा, यहां से कुछ चार्ज निकल के आ रहा होगा, और ये दोनों चार्ज मिलके Q हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे Q का चार्ज आया था तो C1 वाले को अगर Q1 मिला था, तो ये जो C1 वाला है इससे Q1 ही बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि डायगोनल सिमेट्री है। यहां से Q1 अगर C1 को गया था तो C1 से ही Q1 वापस आएगा, और अगर यहाँ पे Q माइनस Q1 गया था तो इधर से Q माइनस Q1 का चार्ज वापस आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर Q1 का चार्ज यहां से वापस आ रहा होगा, इसका मतलब Q1 यहाँ पे पहुंचा होगा, तभी तो Q1 आगे बढ़ा होगा, तो ये Q1 होगा, ये माइनस Q1 होगा, और Q माइनस Q1 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे Q माइनस Q1 गया होगा, इसके पास Q माइनस Q1 का पॉजिटिव होगा, इसके पास Q माइनस Q1 का नेगेटिव होगा, और ये फाइनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जितना चार्ज इसके पास है उतना इसके पास है, जितना इसके पास उतना इसके पास कितना है अभी हमको नहीं पता, लेकिन इसका हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर Q1 का चार्ज गया तो इस जंक्शन में कुछ चार्ज नीचे आ जाएगा, कुछ चार्ज इधर चला जाएगा। Q1 में से Q माइनस Q1 इधर चला गया, अगर 10 में से 3 इधर चला गया तो क्या इधर 7 जाएगा, मतलब 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2Q1 माइनस Q, तो इसके पास चार्ज होगा 2Q1 माइनस Q का, इसके पास होगा, ये C3 था, ये होगा माइनस ऑफ 2Q1 माइनस Q का, और फिर ये जो 2Q1 माइनस Q आ रहा था वो सीधे चला जाएगा, 2Q1 माइनस Q यहाँ से आ रहा है, Q माइनस Q1 यहाँ से आ रहा है, अगर इन दोनों को तुम जोड़ दोगे तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वही यहाँ आना चाहिए, तो इनको जोड़ोगे तो आपको Q1 ही मिलेगा, ये Q1 इधर चला गया होगा। तो ये डायगोनल सिमेट्रिकल वाली सर्किट में इसमें चार्ज बराबर है, इसमें चार्ज बराबर है, और जंक्शन में जो भी चार्ज गया होगा बचा हुआ चार्ज बीच वाले के पास आ गया होगा। ये एक लूप है, इसमें लूप ला लगाओगे, ये एक लूप है, इसमें लूप ला लगाओगे, दो अननोन है Q और Q1 के, इनको सॉल्व करेंगे और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, Q बाई V। एक बार Q बाई V की वैल्यू आ जाएगी तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन के पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे निकलता है, और फाइनली आपको याद क्या रखना है कि सर्किट का C इक्विवेलेंट होता कितना है। तो सर्किट का जो C इक्विवेलेंट होता है वो होता है 2C1C2 प्लस C1C3 प्लस C2C3 डिवाइड बाई 2C3 प्लस C1 प्लस C2। ठीक है, इस तरीके से आप इस सर्किट का C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। C1 C2 डायगोनल सिमेट्रिकल वाले हैं, C1 C2 और C3 जो है बीच वाला है। आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो इस सर्किट का आप C इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल सिमेट्री का पार्ट जिसमें हमने इसको यूज किया। एक बात और अगर आप इस डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से समझे वो ये है कि आइसोलेटेड प्लेट्स क्या होती हैं। आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब अगर मैं एक ऐसा लूप बनाऊं जो कि कहीं पर भी ना तो किसी प्लेट को कट कर रहा है ना किसी वायर को कट कर रहा है। ये देखो, ये जो मैंने लूप बनाया है ये कैपेसिटर की ना तो किसी प्लेट को टच किया है ना किसी वायर को टच किया है, लेकिन लूप बन गया है। अगर ये लूप बन गया है तो हम ये कहेंगे कि इस लूप के अंदर जितनी भी प्लेट्स हैं वो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। आइसोलेटेड प्लेट का ये मतलब है कि ये तीनों जो प्लेट आपको दिख रही हैं ये बैटरी के ना तो पॉजिटिव देखो ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये जुड़ी है, ये जुड़ी है, लेकिन ये प्लेट नहीं जुड़ी है किसी भी टर्मिनल से, ये नहीं जुड़ी है, ये नहीं जुड़ी है, तो ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड प्लेट्स कही जा सकती हैं। तो आइसोलेटेड प्लेट किसको कही जाती है? वो प्लेट जो कि बैटरी के ना तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होंगी ना नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होंगी। द प्लेट्स which are not connected to positive or negative terminal of battery। ठीक है, अब अगर इन आइसोलेटेड प्लेट्स की क्या खास बात होती है कि इन आइसोलेटेड प्लेट के अगर ये आइसोलेटेड प्लेट बैटरी के ना तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है ना नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, मतलब इनको कोई चार्ज दे ही नहीं सकता है। और अगर इनको कोई चार्ज दे नहीं सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स इज ऑलवेज जीरो। मतलब अगर आप इन आइसोलेटेड प्लेट्स को कंसीडर कर रहे हैं तो इन आइसोलेटेड प्लेट में अगर हम इसका माइनस Q1, इसका Q माइनस, ये है Q माइनस Q1, ये है माइनस Q1,
और ये 2Q1 माइनस Q। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे इसमें सम हमेशा 0 आएगा, तो आइसोलेटेड प्लेट्स के पास हमेशा टोटल सम ऑफ चार्ज 0 के बराबर ही होता है। और ये एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने इसका यूज किया, तो इसमें आप इस बात को समझ सकते हैं। बाकी इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट कितना है वो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि सिमेट्रिकल सर्किट और किस किस तरीके की होती है। तो सिमेट्रिकल सर्किट में ये तो एक डायगोनल सिमेट्री हो गई जो मैंने आपको बताई, उसके अलावा और कौन सी सिमेट्री होती है? तो एक सिमेट्री ये होती है जिसमें हम मान लेते हैं कि सारे कैपेसिटर सेम है। ठीक है, यहाँ पे सब अलग थे यहाँ, लेकिन अब आगे सेम है। तो जैसे मान लीजिए, और सिमेट्रिकल सर्किट में पहला पार्ट हम पढ़ते हैं ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन का। अब ये ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन क्या बताता है? ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन ये बताता है कि अगर हमारे पास कुछ सर्किट है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये सर्किट हो गई। ठीक है, ये सारे कैपेसिटर सेम है, मतलब सब C के बराबर है, और सब C के बराबर हैं, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, अब अगर हमें इस सर्किट का C इक्विवेलेंट निकालने को कहा जाता है, तो एक बात आप समझे कि ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन का रूल क्या है और क्यों आया। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट करते, तो यहाँ से अगर Q का चार्ज आता, तो ये Q का चार्ज वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि बैटरी से जितना चार्ज निकलता है उतना लौटना चाहिए। अब अगर इसमें हम Q1 का चार्ज भेजेंगे और इसमें Q2 का चार्ज भेजेंगे, तो अगर आप ध्यान दें तो ये अगर मैं सर्किट को 20 से इस तरीके से काट दूं, ठीक है, ये सर्किट को अगर 20 से काट दूं, इसके लेफ्ट में और राइट में आपको दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेंगी। मतलब अगर ये मिरर होता तो इस वाले पार्ट की इमेज यहाँ पे दिख जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको लाइन दिख रही होगी लेकिन ऐसा प्लेन भी हो सकता है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं। और अगर जिन दो पॉइंट के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे हमें इन दो पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना था, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर हमने कट किया और हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है, तो यहाँ पे अगर आपको चार्ज जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से आता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब अगर ये चार्ज यहाँ गया है तो लौट के भी आएगा, Q1 इधर गया है तो Q1 इधर से ही लौट के आएगा, Q2 इधर गया है तो Q2 इधर से ही लौट के आएगा, और इधर अगर कुछ भी गया होता Q3 तो Q3 इधर से ही लौट के आता। ऐसा होना पड़ता क्योंकि सिमेट्री है सर्किट। और अगर ऐसा होगा तो आप ध्यान दे सकते हैं कि ये जंक्शन अगर देखें तो Q2 सीधा चला गया है, Q3 इधर से आके इधर चला गया है। तो ये जो जंक्शन हमको दिख रहा है, ये जंक्शन किसी काम का नहीं है। जंक्शन का काम तभी होता है जब उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन ये Q3 इधर से इधर चला गया, Q1 इधर से इधर चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हम इस जंक्शन को ब्रेक करते हैं तो कैसे सर्किट बन जाएगी, इसको समझा जाए। यहाँ पे पॉइंट ए था वो वैसे ही रहा, ये कैपेसिटर है, ये इधर चला गया, ये कैपेसिटर जो लगे थे ये वैसे ही लगा दिए गए, ये ऊपर वाला कैपेसिटर है, ये इधर है, ठीक है, ये बी। ये जो जंक्शन दिख रहा है, अगर Q3 का चार्ज यहां से आके यहां चला गया, इसका मतलब अगर ये जंक्शन में नहीं जुड़ा होता, मैं देखो जंक्शन तोड़ दिया है, और अगर मैं इस पॉइंट को इससे अलग भी कर दूं तब भी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि Q3 का चार्ज जो गया था वो सीधा अभी भी चला गया है, तो इस जंक्शन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बार हमने ये जो जंक्शन था ये तोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में आ गए हैं, फिर ये इसके संग पैरेलल में आ गया है, फिर ये तीनों सीरीज में आ गए हैं, और ये इसके संग पैरेलल में आ गया है। अब सीरीज पैरेलल हमें दिख रहा है, लेकिन अभी कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, तो हम सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन का रूल क्या कहता है कि अगर आपको जिन दो पॉइंट के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, अगर हम एक ऐसा प्लेन बनाए जो उसको 20 से काट के जा रहा है, उस प्लेन पे रहने वाला जंक्शन तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने के बाद सर्किट सिंपल हो जाएगी और सिंपल सर्किट का सी इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। तो अगर ये दोनों सी होते,
ये C है, सब C हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाता? C और C सीरीज में तो C/2 हो जाता। ये इसके संग पैरेलल में तो 3C/2, फिर 3C/5, 3C/8 और यहाँ से आता C/2, तो ये आता 4C/8 और ये आ जाता C इक्विवेलेंट इस सर्किट का 7C/8। ये आप निकाल सकते हो क्योंकि एक बार सीरीज पैरेलल मिल गया है तो आपको पता है कि सीरीज और पैरेलल को कैसे कैलकुलेट करना है और उसका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक जंक्शन कब ब्रेक हुआ? जिन दो पॉइंट के क्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है, अगर उसको B से कट किया, अगर वहां पे कोई ऐसा जंक्शन आता है, उस जंक्शन को ब्रेक करके, अब उस ब्रेक करके सर्किट को सिंप्लीफाई करके C इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा पार्ट आता है सिमेट्रिकल सर्किट में ही, उसको हम कहते हैं रिमूविंग ऑफ कैपेसिटर। एक्चुअली ये सेम रूल के ऊपर बेस्ड है। अब रिमूविंग ऑफ कैपेसिटर का क्या मतलब हुआ? तो हम किसी कैपेसिटर को सर्किट से हटा सकते हैं, कब हटा सकते हैं ये बात समझते हैं। तो जैसे हमने ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन का एक पार्ट सीखा, उसी तरीके से मान लेते हैं एक सर्किट और लेते हैं जिसमें कि सर्किट इस तरीके की दी हुई है। ये कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, मान लेते हैं कि हमें C इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालने को कहा गया है। सब कुछ सेम है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो सकता है, बट अभी व्हीटस्टोन ब्रिज को फिलहाल भूल जाओ और रूल क्या है इस बात को समझो। अगर आपको A और B के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें, जो ऐसा हमने सीखा कि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजते हैं, A और B को B से कट कर देंगे, और अगर हम A और B को B से कट करेंगे तो ये एक लाइन कही जा सकती है कि ये लाइन हो जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको जैसा लेफ्ट में दिखेगा वैसे ही आपको राइट में भी दिखेगा, दोनों सेम। अब इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर देखें तो ये एक कैपेसिटर आया है, ये दूसरा भी आया, दो कैपेसिटर्स प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ गए। लेकिन इन दो कैपेसिटर में एक कैपेसिटर ऐसा था जो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको कट कर रही थी, और दूसरा ऐसा था जिसके बीच से निकल गया। ठीक है, अब जैसे हमने ब्रेकिंग ऑफ जंक्शन में अभी तक सीखा कि अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री में कोई जंक्शन आता है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये एक जंक्शन आया है और ये एक जंक्शन आया है, ये दो जंक्शन आए हैं, और हमने क्या सीखा कि हम जो भी जंक्शन आते हैं इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रेक कर दिया इधर से, और ये इधर से ब्रेक कर दिया। जैसे ही हमने इन दोनों जंक्शंस को ब्रेक किया तो क्या ये कैपेसिटर ना तो ऊपर से जुड़ा रह गया ना नीचे से जुड़ा रह गया, और अगर ऐसा है तो इसके पास कोई चार्ज जा ही नहीं सकता क्योंकि ये अब किसी से जुड़ा ही नहीं है, और दिस कैपेसिटर कैन बी रिमूव। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है हाँ इसके पास चार्ज जाएगा। तो आपने जब प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाई है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो कैपेसिटर कटा है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है तो वर्टिकल डायरेक्शन जो कैपेसिटर कटा है ये कैपेसिटर कैन बी रिमूव्ड। और एक बार आपने इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो सर्किट हमारी सिंपल हो जाएगी, और इस सर्किट में हमारे पास अब जैसे ये कैपेसिटर था ये वैसे ही रहेगा, ये वाला वैसे ही रहेगा, इधर वाला रहेगा, इधर वाला रहेगा, नीचे वाला भी रहेगा जो था, और बीच वाले ये दो रहेंगे। लेकिन ये वाला जो था ये रिमूव कर देंगे, और एक बार रिमूव कर देंगे तो अब सर्किट में आपको सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा। पहले हमको कोई सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा था, अब सीरीज पैरेलल दिखेगा, और सीरीज पैरेलल दिखने पे ये चारों कैपेसिटर सीरीज में है तो C/4 हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है C/2 हो जाएगा, C/4 ये आया, C/2 ये आया, और C ये आया, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो नेट कैपेसिटेंस हम कितना लिख सकते हैं? C/4 प्लस C/2 प्लस C, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इस कैल्शियम का 2 4 6 और 7 C/4, ये इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रूल कहता है कि जिन दो पॉइंट्स के अबाउट निकालना है, बीच से अगर हम कट करें इस प्लेन पे जो भी कैपेसिटर आएंगे इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और एक बार कैपेसिटर रिमूव हो जाएंगे तो सर्किट सिंपल हो जाएगी और हम इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम करना चाहें तो उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की दी हुई है कि जिसमें हमारे पास एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का शेप है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर है,
यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर एक पिरामिड ऊपर बनता है, तो ये एक आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, और सिमिलरली एक पिरामिड नीचे बनेगा तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये पीछे से आ रहा होगा इसके, और ये किधर आ गया। ठीक है, तो ये एक सर्किट है। इसमें आप समझिए ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है, मतलब एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में एक पिरामिड ऊपर बना है, एक पिरामिड नीचे बना है, और ये सर्किट है। ठीक है, इसमें अगर मैं कहता हूं कि ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इफ all capacitors have same capacitance C। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम ए और बी के बीच में निकालना है तो हमने अभी जैसे सिमेट्री का रूल सीखा और उसमें यही सीखा कि आपको जिन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, अगर हम 20 से उसको प्लेन कट कर दें, अभी तक ए और बी ऐसे होते थे तो हम वर्टिकल कट करते थे, लेकिन ए और बी अगर ऐसे हैं तो हम 20 से कट करेंगे, और बीच में कट करने पर जितने भी कैपेसिटर उस प्लेन पे आते हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे कट करता हूं 20 से, ए और बी को निकालना है, तीनों को 20 से कट किया, तो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ये उसी प्लेन पे आएगा, और ट्राइंगल अगर उस प्लेन पे आएगा तो ये ट्राइंगल के तीनों कैपेसिटर कट करके निकल जाएंगे, और जो सर्किट होगी वो इस तरीके की बचेगी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल था, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इनके बीच में निकालना था, 20 से कट किया, ये तीनों कैपेसिटर रिमूव हो गए और सर्किट हमको अब इस तरीके की दिखेगी। और अब ए और बी के अक्रॉस हम कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है तो C/2, ये दोनों सीरीज में है तो C/2, ये दोनों भी सीरीज में C/2, फिर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं क्योंकि ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो C इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं C/2, 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 3 बार पैरेलल हुए हैं तो 3C/2 इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है,